कितनी तरह की हो सकती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो सकती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकती है, फ्री रेडिकल एडिशन हो सकती है। तीनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थर्ड सेकंड रिएक्शन जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है ना वो अपोजिट है। किसकी अपोजिट है? एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है वो अपोजिट रिएक्शन है किसकी? एडिशन की। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन है। अब इस कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? एक्स। और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? वाई। अब क्या होगा यहाँ पे? एक्स और वाई ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, निकल जाएंगे। एक्स और वाई दोनों निकल गए। और ऑब्वियसली एक्स और वाई अगर दोनों चले गए हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा? हमारा जो प्रोडक्ट होगा, अगर एक्स और वाई दोनों चले गए है ना, तो एक्स और वाई अगर दोनों निकल चुके तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? आपका जो सिंगल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? डबल बॉन्ड में। सिंगल बॉन्ड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड में। तो मतलब कुछ इस तरह से होगा। कार्बन यहाँ पे एक्स आ गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था और यहाँ पे वाई आ गया। एक्स और वाई अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ, क्लियर, तो मुझे क्या मिलेगा? कार्बन। और कार्बन यहाँ पे क्या आ जाएगा? मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा। तो यानी ये एडिशन का अपोजिट हो गया ना। एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा था कि जो मल्टीपल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा था। एलिमिनेशन में क्या होता है? एलिमिनेशन के अंदर आपका जो सिंगल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो रहा है? मल्टीपल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होता है। उसके बाद आता है थर्ड रिएक्शन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन की अगर आप बात करते हो तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन में आपकी जो बॉन्डिंग होती है ना वो सेम रहती है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या होता है? सी है, यहाँ पे एक्स है। अब एक्स कोई भी ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन एटम हो सकता है, वट कुछ भी होगा। इसके ऊपर कोई और स्पीशीज़ होगी वो अटैक करेगी। जैसे मान लो वाई अटैक कर रहा है। अब क्या होगा? एक्स यहाँ से निकल जाएगा और वाई वहाँ जाके जुड़ जाएगा। तो सी सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्या बन जाएगा? वाई। और यहाँ से एक्स निकल गया। जो चीज़ निकलती है, जैसे यहाँ से एक्स निकल रहा है तो आप इसको कहते हो लीविंग ग्रुप। यानी ये हमारे पास क्या है? लीविंग ग्रुप, ठीक है। और वाई क्या है? वाई को आप बोलते हो अटैकिंग स्पीशीज, क्योंकि वाई ने क्या किया? अटैक किया। तो वाई को हम क्या बोलेंगे? अटैकिंग स्पीशीज। तो ये सब्स्टिट्यूशन में होता है। तो सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होती है उनमें अगर रिएक्टेंट में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोडक्ट में भी क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। देखो यहाँ पे बॉन्डिंग का चेंज नहीं आया, तो वो होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इन शॉर्ट मैंने जो बातें बताई फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। देखिए, फर्स्ट हम क्या देखते हैं? पहले सबसे पहले हमें क्या देखना है? एडिशन। एडिशन में क्या हुआ? एडिशन में जो आपका मल्टीपल बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। तो ऐसी जितनी भी रिएक्शन जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, वो सारी की सारी जो रिएक्शन होती हैं किस में आती हैं? एडिशन की कैटेगरी में आती हैं। दूसरी कैटेगरी क्या होती है आपके पास? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या था अगर हम समझेंगे तो एलिमिनेशन में कुछ ऐसा था कि एलिमिनेशन में आपका जो सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे क्या था आपके पास? सिंगल बॉन्ड। और वो जो सिंगल बॉन्ड होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? डबल बॉन्ड में या मल्टीपल बॉन्ड में। तो कभी भी अगर ऐसा हो रहा है कि सिंगल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब वो एलिमिनेशन है। आप बॉन्डिंग को देख के पहचान सकते हो मैकेनिज्म क्या हो रही है। उसके बाद तीसरा आता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में एज इट इज़ रहता है। मतलब यहाँ पे सपोज पहले सी एक्स होगा, एक्स निकल जाएगा, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। बट बॉन्ड अगर सिंगल है तो फिर वो सिंगल ही रहेगा। तो बॉन्डिंग को देख के आप अपनी एनसीईआरटी में पहचान सकते हो कि एडिशन है, एलिमिनेशन है या सब्स्टिट्यूशन है। अब जब हमें तीन कैटेगरी समझ में आ गई, एडिशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, तो अब हम एक एक करके तीनों कैटेगरीज को आगे फर्दर स्टडी करते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि एडिशन रिएक्शन, जो एडिशन रिएक्शन है या एडिशन मैकेनिज्म होती है वो कौन से सबस्ट्रेट दे सकते हैं, है ना। अब सबस्ट्रेट का क्या मीनिंग होता है? देखो, जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन लिखते हो तो वहाँ पे दो चीज़ें हुआ करती है। एक होता है आपका सबस्ट्रेट और दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है अटैकिंग स्पीशीज।
अटैकिंग स्पीशीज। ठीक है, और जब आप इन दोनों की रिएक्शन करवाते हो तो आपको जो मिलता है वो क्या मिलता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के साथ कुछ अनडिजायर्ड चीज़ें भी मिलती हैं जो हमारे यूज़ की नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के साथ ही हमें क्या मिलते हैं, बाई प्रोडक्ट भी मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास क्या है, एक होते हैं सबस्ट्रेट, उनके ऊपर कोई अटैक करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अटैकिंग स्पीशीज। उससे हमें क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट एज वेल एज बाई प्रोडक्ट। यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब हमें प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट अगर हमें क्लियर हो गया, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स होते हैं और क्या बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या सबस्ट्रेट होते हैं और क्या अटैकिंग स्पीशीज होती है। अब देखिए सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट किसको कहते हो आप, जो सबस्ट्रेट होता है ना। अब आपको लगेगा कि सर सबस्ट्रेट और अटैकिंग स्पीशीज में क्या डिफरेंस है। तो सबस्ट्रेट हमेशा कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, हमेशा कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। आप ये कह सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की कोई फैमिली होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि एडिशन रिएक्शन है, तो एडिशन रिएक्शन में क्या देखा था आपने, एडिशन रिएक्शन में आपने ये देखा है कि यहाँ पे क्या होता है, जो मल्टीपल बॉन्ड हुआ करते हैं जैसे डबल बॉन्ड है, वो किस में कन्वर्ट होते हैं, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं। यही होता है ना, जैसे यहाँ पे एक्स वाई आपने ऐड कर दिया इसके ऊपर। अब क्योंकि आपने एक्स वाई ऐड किया ना, तो एक्स वाई आपने इसके ऊपर ऐड किया है, तो अगर आपने इसके ऊपर एक्स वाई ऐड किया तो एक्स वाई क्या हो गया, अटैकिंग स्पीशीज। और ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब ये क्या है, एक तरह से कौन सी फैमिली है, एल्कीन। तो एल्कीन यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट। एल्कीन यहाँ पे सबस्ट्रेट है और एक्स वाई जो वहाँ जाके जुड़ रहा है या अटैक कर रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, अटैकिंग स्पीशीज। क्लियर हो गया। अब एडिशन जो है, कौन कौन सी फैमिली एडिशन दिखा सकती है, पहले तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी फैमिली एडिशन दिखा सकती है। कौन कौन सी फैमिली हमारे पास ऐसी होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कौन कौन सी फैमिलीज होती हैं जहां मल्टीपल बॉन्ड हुआ करते हैं। तो देखिए, एक तो एल्कीन में मल्टीपल बॉन्ड होता है, मल्टीपल बॉन्ड है ना, किस में होता है, एल्कीन में। दूसरा मल्टीपल बॉन्ड किसके अंदर होता है, दूसरा मल्टीपल बॉन्ड होता है एल्काइन में भी होता है, एल्काइन में भी मल्टीपल बॉन्डिंग होती है। तो अगर हम कहें भी एल्काइन में होती है, हाँ भी एल्काइन के अंदर भी मल्टीपल बॉन्डिंग होती है ना, एल्काइन में भी होती है। इसके अलावा और कौन सी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली है जहाँ मल्टीपल बॉन्डिंग हो सकती है, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड आई थिंक आपको मालूम होगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन। जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड हुआ करते हैं उन कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन, यहाँ पे भी तो मल्टीपल बॉन्ड है। कार्बोनिल कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड है, इवन ये जो मल्टीपल बॉन्ड है ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको कहा, एडिशन रिएक्शन कौन से कंपाउंड दिखाते हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होगा। क्लियर है, मैंने ये नहीं कहा कि वो मल्टीपल बॉन्ड कार्बन कार्बन में होना चाहिए, किसी में भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखो कौन से कंपाउंड होते हैं जो एडिशन दिखा सकते हैं, साइनाइड भी दिखा सकता है। साइनाइड में भी क्या होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, तो साइनाइड होता है वो भी मल्टीपल बॉन्डिंग वाला है, वो भी एडिशन रिएक्शन दिखा सकता है। तो ये जितने भी मल्टीपल बॉन्ड वाले सबस्ट्रेट मैंने लिखे हैं, इन सब के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं या मैकेनिज्म होती हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं एडिशन। क्लियर है, मतलब इनकी फेवरेट रिएक्शन आप कहोगे एडिशन। देखो हर फैमिली होती है ना, उसकी एक फेवरेट रिएक्शन होती है। जैसे अभी आप लोग हो, है ना, आप लोग घर में जितनी भी डिश बनती होंगी, है ना, वो सारी की सारी यूज़ कर खा सकते हो सभी, लेकिन कोई कोई डिश होती है वो सबकी फेवरेट होती है। करेक्ट, तो ऐसे ही हर ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो फैमिली है ना, उसकी कुछ मैकेनिज्म फेवरेट होती हैं। तो जिनमें मल्टीपल बॉन्ड आता है, जिनमें भी मल्टीपल बॉन्ड आता है, उन सबकी जो फेवरेट मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है, एडिशन। यानी ये क्या दिखाते हैं, एडिशन दिखाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको समझाया कि एडिशन भी तो फर्दर थ्री टाइप की होती है ना। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि यार जो एडिशन है वो भी थ्री टाइप की होती है। अब वो थ्री टाइप कौन कौन से होते हैं एडिशन के, एडिशन के थ्री टाइप होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और तीसरा होता है फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन, तीन तरह का एडिशन होता है। यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, और थर्ड क्या होता है, फ्री रेडिकल एडिशन।
अब कैसे डिसाइड करोगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है या फ्री रेडिकल एडिशन है? समझिए बात को। हमारे पास होता है एक सबस्ट्रेट जिसको मैं एस से रिप्रेजेंट करूंगा, यानी कि सबस्ट्रेट। अगर सबस्ट्रेट पर अटैक करने वाली जो अटैकिंग स्पीशीज होती है वो इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तब क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, ये जो मैकेनिज्म होगी या रिएक्शन होगी, इसको आप क्या कहोगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करने वाली जो स्पीशीज है वो न्यूक्लियोफाइल है, करेक्ट, तब आप इसको कहोगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और सबस्ट्रेट पर अटैक करने वाली जो स्पीशीज है वो फ्री रेडिकल है, क्या है? फ्री रेडिकल है। और फ्री रेडिकल है, तब आपको जो भी ये जो भी मैकेनिज्म होगी आप उसको क्या कहोगे? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब मन में क्वेश्चन उठेगा, सर हम कैसे पहचानेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है या न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है या फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री रेडिकल की। अगर आप फ्री रेडिकल की बात करते हो तो आपको एक बात है जो ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है? देखिए, जो फ्री रेडिकल्स हुआ करते हैं, जो हमारे फ्री रेडिकल होते हैं, इनको बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी? हाई एनर्जी। बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और इतनी हाई एनर्जी जो होती है वो जनरली हमारे पास नहीं होती। तो अगर कभी किसी रिएक्शन में क्या यूज़ की जा रही है? सनलाइट यूज़ की जा रही है, सनलाइट। सनलाइट की जगह पर क्या लिखा जा सकता है? एच न्यू भी लिख सकते हैं। तो वहाँ पे फ्री रेडिकल बनेंगे। यानी आपने जितनी भी आज तक ऐसी रिएक्शन देखी होंगी एनसीईआरटी में या कहीं पे भी आपने देखी हो जिनके ऊपर एरो के ऊपर सनलाइट या एच न्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब उस रिएक्शन में क्या बन रहे हैं? फ्री रेडिकल बन रहे हैं। तो फ्री रेडिकल किस किस से बन सकते हैं? या तो सनलाइट से बन सकते हैं, या फिर फ्री रेडिकल जो होते हैं वो किससे बन सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से बन सकती हैं, इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट। या जो आपका फ्री रेडिकल होगा वो किससे बनेगा? पर ऑक्साइड से बनता है। या फिर हम कहते हैं जो फ्री रेडिकल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर लिया जाए तब बनता है, वेरी हाई टेम्परेचर। या फिर हम कहते हैं कुछ ऐसा हो कि फ्री रेडिकल ऑलरेडी लिया गया हो, यानी कि एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को बना सकता है। यानी कि फ्री रेडिकल ही हमने ले लिया, वो फ्री रेडिकल जो होता है वो दूसरे फ्री रेडिकल को जनरेट कर सकता है। तो मैंने 5 कंडीशन बताई। जिन रिएक्शन में इन पांचों में से कोई भी कंडीशन यूज होती है ना, वहाँ पर फ्री रेडिकल बनते हैं। सिर्फ वहीं पर क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल बनेंगे। अदरवाइज फ्री रेडिकल जनरली नहीं बनते। तो जिन जिन रिएक्शंस में आप सनलाइट यूज करते हो या इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, लाइक इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, या परऑक्साइड यूज करते हो, या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर यूज़ करते हो, या फिर कोई फ्री रेडिकल यूज़ कर लेते हो, तो वहाँ पे क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल बनते हैं। ठीक है, तो वहीं पे फ्री रेडिकल बनेंगे। ठीक है ना? अब मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको दूंगा, बट अभी मैं थोड़ा बेसिक समझा रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे पहचानोगे कि रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल एडिशन है या न्यूक्लियोफिलिक है या इलेक्ट्रोफिलिक है। तो फ्री रेडिकल वाली बात तो यहाँ पे ख़त्म हो गई। सिंपल सा है, आपको देखना है एरो के ऊपर इनमें से कुछ लिखा हुआ है और एडिशन हो रहा है तो मतलब वो क्या होगा? फ्री रेडिकल एडिशन होगा। अगर इनमें से कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो फ्री रेडिकल एडिशन नहीं होगा। मैं एक एग्जाम्पल से बात अपनी शुरू करता हूँ। देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिया? सी डबल बॉन्ड सी। अच्छा, यहाँ पे आप यूँ कीजिए, प्रोपीन ले लीजिए। एक पर्टिकुलर मैं रिएक्शन ले लेता हूँ, प्रोपीन। अब प्रोपीन हमें पता है भी एल्कीन है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? CH3CH और डबल बॉन्ड CH2। देखिए, आज की क्लास को अगर आपने अच्छे से समझा ना, तो आप ये समझिए, आप ये बता पाओगे। आप एनसीईआरटी की किसी भी रिएक्शन पे हाथ रख देना, हर रिएक्शन को आप ये बता दोगे कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, बिना समझे। सिर्फ एक बार देखते ही आपको समझ में आ जाएगा इसकी मैकेनिज्म है क्या। और एक बार मैकेनिज्म क्लियर हो गई तो आप हर रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को अपने आप बना सकते हो। देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा प्रोपीन। प्रोपीन लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया HBr। और HBr के बाद फिर मैंने यहाँ पे एरो बनाया और एरो के ऊपर लिख दिया पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड, क्लियर है? आपको याद होगा ये
एंटी मार्कोनिकोफ रूल है या परऑक्साइड इफेक्ट होता है, जो आप 11th क्लास में एल्कीन वाले चैप्टर में पढ़ते हो, एंटी मार्कोनिकोफ रूल या परऑक्साइड इफेक्ट कहते हैं इसे, या हम इसे खराश इफेक्ट कहते हैं, है ना। एल्कीन वाले चैप्टर में आपको ये पढ़ने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, जो बी आर होता है मतलब नेगेटिव पार्ट होता है, मार्कोनिकोफ में तो क्या होता है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम पे जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं, लेकिन जब आप एच बी आर को पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में लेते हैं तो आपका जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट मतलब कौन, जैसे एच प्लस हुआ और यहाँ पे क्या होगा, बी आर नेगेटिव। तो ये जो बी आर नेगेटिव है ना, ये उस कार्बन, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो कुछ प्रोडक्ट ऐसा बनेगा CH3, और यहाँ पे क्या होगा CH2, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा CH2, और इस लास्ट वाले CH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा, Br। अब सबसे पहले आपको क्या देखना है भाई, ये तीन मैकेनिज्म में से कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, ये एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है या एलिमिनेशन है। तो आप तुरंत कैसे आइडेंटिफाई करोगे, मैंने आपको समझाया था कैसे आइडेंटिफाई करना है आपको। आप बॉन्डिंग देखो, यहाँ पे आपके पास था डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास कौन सा आ गया, सिंगल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में जब भी कन्वर्ट होगा तो वो एडिशन रिएक्शन होगी। तो हमें मैकेनिज्म का एक एक बात समझ में आ गई भाई, इसके अंदर एडिशन हो रहा है। अब एडिशन हो रहा है तो अभी मैंने क्या कहा कि वो इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकता है और फ्री रेडिकल भी हो सकता है। तो फ्री रेडिकल सबसे पहले चेक कर लो कि क्या ये फ्री रेडिकल है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे देखिए, आपने एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है, परोक्साइड। तो एरो के ऊपर परोक्साइड लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म कौन सी है, फ्री रेडिकल एडिशन। क्लियर हुआ। देखिए आप बिल्कुल रिएक्शन को देखकर ही बता दोगे कि उसकी मैकेनिज्म क्या है। तो अगर कोई आपसे पूछे एंटी मार्कोनिकोव रूल में कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है, तो वो होती है फ्री रेडिकल एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दूसरा मैंने आपको क्या समझाया कि अगर हम कुछ ऐसा, अगर हमारे पास आता है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए अगर मैं यूज़ करता हूँ कार्बन CH2 और यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये है हमारे पास एल्कीन। ठीक है, और उसके बाद एल्कीन के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं HCl की या HBr की। अब क्या होने वाला है, अब मैंने यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं लिया, ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं लिया। तो होगा क्या, अब इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट क्या है H प्लस और दूसरा पार्ट जो है वो क्या है, Br नेगेटिव। ठीक है, तो होगा क्या भाई, एक कार्बन पे कौन जुड़ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट यानी H प्लस, और दूसरे पे क्या जुड़ जाएगा, Br नेगेटिव, मतलब नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिल जाएगा CH3, और यहाँ पे क्या आएगा CH2, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा Br। तो आपका प्रोडक्ट ये बन गया। ठीक है, अब देखो, अब अपने डिसाइड करते हैं भाई, ये फ्री रेडिकल एडिशन तो हुआ है, ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हुआ, सिंगल में, एडिशन तो हुआ है। बट ये एडिशन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है या फ्री रेडिकल एडिशन है। पहले तो जो फ्री रेडिकल वाली है पॉसिबिलिटी है उसको चेक कर लो। फ्री रेडिकल नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, ना तो यहाँ पे आपका सनलाइट आ रहा है, ना आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, ना आप पेरोक्साइड यूज़ कर रहे हो, इनमें से कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे। इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई ये फ्री रेडिकल तो नहीं है। अब बात आ गई, या तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। जनरली इतनी बात सबको मालूम होगी कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है उसको हम ई प्लस से डिनोट करते हैं। ई प्लस का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं, यानी कि वो वहाँ अटैक करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन उनको ज़्यादा मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब मैं यहाँ पॉजिटिव क्यों लगाता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में इलेक्ट्रोफाइल दो तरीके के होते हैं, या तो कैटायन होते हैं, वो कैटायन मतलब उनको हंगर होती है इलेक्ट्रॉन की, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को खाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को स्नैच आउट करना चाहते हैं, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन फाइल है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, मतलब वो कहाँ जाएंगे, वो वहाँ जाएंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो उन पे खुद पर कौन सा चार्ज होगा भाई, उनके ऊपर खुद पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल हुआ करते हैं वो या तो कैटायन होते हैं, पहली बात, यानी जितने भी कैटायन है ना वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। दूसरा, या फिर वो एक ऐसी स्पीशीज होती है जिस स्पीशीज का कोई ऑर्बिटल जो होता है वो एम्प्टी होता है, खाली ऑर्बिटल होता है, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को अपने उस खाली ऑर्बिटल के अंदर क्या कर सके, उस खाली ऑर्बिटल के अंदर रख सके। जैसे CO2 है, मान लीजिए CO2 है, CO2, अब CO2 कैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है, देखिए इसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट कर जाएंगे, O की तरफ। O पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव।
और ये जो कार्बन है फिर इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो इसका मतलब ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, मतलब किसकी तरह एक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, है ना। इसी तरह SO2 है, SO2 जो होता है इसके अंदर खाली ऑर्बिटल होता है सल्फर में, तो यहाँ पे SO2 भी किसकी तरह काम कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है। तो आप एक मेन सी बात याद रखो, इलेक्ट्रोफाइल मतलब ऐसी स्पीशीज जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, या तो उसका ऑर्बिटल खाली है या उस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो आप मुझे बता सकते हो H+ और Br- दोनों में से कौन सी स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल है, H+ और Br- दोनों में से कौन सी स्पीशीज जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, बताइए। H+। H+, H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव बिल्कुल है ना, ये जो H पॉजिटिव है ना ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये हमें समझ में आ गया, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, सर ये न्यूक्लियोफाइल क्या चीज़ होती है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसको हम NU- से रिप्रेजेंट करते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसको हम NU- लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं NU-, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब क्या होता है, ये होती है न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, मतलब ये वहाँ अटैक करती हैं जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वहाँ जाके अटैक करती हैं। तो कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ अटैक करेगी, तो इन पे खुद पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो जैसे इलेक्ट्रोफाइल दो तरीके के होते हैं, एक न्यूट्रल और एक आपका पॉजिटिवली चार्ज, वैसे न्यूक्लियोफाइल भी दो तरीके के होते हैं। एक न्यूक्लियोफाइल होते हैं जितने भी एनायन है, जितने भी एनायंस हैं, मतलब जिन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है, मतलब जैसे OH नेगेटिव हो गया, है ना, Cl नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया, जितने भी नेगेटिव स्पीशीज है, Br नेगेटिव हो गया, Cn नेगेटिव हो गया, ऐसे जिन पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा वो सारे के सारी स्पीशीज क्या है, न्यूक्लियोफाइल होती हैं। दूसरी न्यूट्रल भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जैसे वहाँ पे भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल थे ना, तो यहाँ पे न्यूट्रल कौन होता है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जिस स्पीशीज के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्पीशीज क्या होती है, चाहे न्यूट्रल भी क्यों ना हो फिर भी वो न्यूक्लियोफाइल की तरह ही एक्ट करती है। जैसे अब मैं H2O लिखता हूँ, तो अगर मैं H2O लिखूंगा तो O के ऊपर क्या चार्ज आएगा, O के ऊपर चार्ज आएगा, देखो 1, है ना, इस तरह से लोन पेयर आएंगे। तो H2O पे O पे लोन पेयर आते हैं, तो मतलब ये क्या बन गया हमारा, न्यूक्लियोफाइल। NH3 लिखते हैं हम, तो NH3 जो होता है N के ऊपर क्या आ रहे हैं, लोन पेयर आ रहे हैं, तो NH3 भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें कोई भी एमाइन, 1 डिग्री एमाइन, जैसे मैंने लिखा RNH2, है ना, तो N के ऊपर क्या आ रहा है, लोन पेयर आ रहा है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो इस तरह से या तो आपका जो सेंट्रल एटम है उस पर लोन पेयर होने चाहिए, या आपकी जो स्पीशीज है उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो ये जो होते हैं ना, ये होते हैं, इनको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो अगर मैं कहूँ ये रिएक्शन हो रही है, जैसे मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे HBr की मैंने रिएक्शन करवाई, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव मैंने ऐड किया। तो H पॉजिटिव अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो Br नेगेटिव क्या है, Br नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल, Br नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब देखो, अब यहाँ पे बात आएगी कि ये जो रिएक्शन है ना जो अभी मैंने लिखी है ये फ्री रेडिकल तो नहीं है, तो या तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है या फिर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। अब यहाँ पे आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगी, आप कहोगे कि सर देखो, अगर इस रिएक्शन को ध्यान से देखो तो इस वाले कार्बन पे तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, H जुड़ गया, H मतलब इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, दूसरे वाले यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है और दूसरे वाले कार्बन पे कौन जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, तो सर इसमें तो दोनों ही जुड़ गए। तो जब दोनों ही जुड़ गए तो हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का नाम देंगे या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का नाम देंगे। चलिए इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, एल्कीन, अगर हम देखें हमारे पास क्या है, एल्कीन, ठीक है। अब एल्कीन जब रिएक्ट करती है तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे दोनों चीजें, एक H+ है आपके पास जिसको आप इलेक्ट्रोफाइल कह रहे हो, और एक Br नेगेटिव है जिसको आप क्या कह रहे हो, न्यूक्लियोफाइल कह रहे हो, और दोनों ही जुड़ रहे हैं। बट हमें ये देखना है कौन ऐसी ऐसी स्पीशीज है जो जिसका अटैक स्लो है। आप ये समझिए, मतलब जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, या आप ऐसे समझ सकते हो इसको कि कौन सी स्पीशीज ऐसे है जिसका जुड़ना जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। या इसको और सिंपल भाषा में कहूँ तो आप ये समझिए, ये एल्कीन है, एल्कीन के पास क्या है, एल्कीन के पास है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। और हमें पता है केमिस्ट्री के अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन में से पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन को कोई भी लेके जा सकता है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हर कोई लेके नहीं जा सकता, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब एल्कीन इज अ रिच सोर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जो एल्कीन है वो पाई इलेक्ट्रॉन का एक अच्छा सोर्स है।
तो आप खुद सोच के देखो कि एल्कीन अगर पाई इलेक्ट्रॉन का सोर्स है तो इस पर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा? सोचो और मुझे बताओ, आपको क्या लगता है, इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। है ना? इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रॉन का रिच सोर्स है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा। करेक्ट। और इलेक्ट्रोफाइल का ही जुड़ना जो होगा ना यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ करता है। दैट्स वाई हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। क्लियर हुआ? ये कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो अब से आपको एक बात हमेशा दिमाग में रखनी है, क्या? कि भाई जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना, ये फेवरेट रिएक्शन है। किन की फेवरेट रिएक्शन है? एल्कीन की फेवरेट रिएक्शन है। और किसकी फेवरेट रिएक्शन है? एल्काइन की फेवरेट रिएक्शन है। एल्कीन की और एल्काइन की दोनों की फेवरेट रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। इसका मीनिंग सिंपल सा ये हो गया कि अगर आपको एरो के ऊपर पर ऑक्साइड या इलेक्ट्रिसिटी या ये सब लिखा हुआ, एच न्यू वगैरह लिखा हुआ नहीं दिख रहा ना, और आपका सबस्ट्रेट एल्कीन या एल्काइन है, तो 99.99% चांस है कि उसकी मैकेनिज्म क्या होगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी। बिना देखे आप आंसर दे सकते हो। जैसे अब मान लो अगर मैं कहूँ, अगर मैंने यहाँ पे लिखा सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, और मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ, और मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट बना दिया। क्या प्रोडक्ट बना दिया मैंने? यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं? AlCl3 लेते हैं एज अ कैटलिस्ट। और मैंने यहाँ पे क्या किया? ऐसे सिंगल बॉन्ड सी कर दिया। एक Cl को मैं यहाँ जोड़ दूंगा, दूसरे Cl को मैं यहाँ जोड़ दूंगा, तो एक Cl यहाँ जुड़ गया और दूसरा Cl यहाँ जुड़ गया। क्लियर है? ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैंने आपसे पूछ लिया बताओ भी इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म में मैंने आपको क्या समझाया? सबसे पहले आपको जो चेक करना है वो ये चेक करना है कि वो एडिशन है, एलिमिनेशन है या सब्स्टिट्यूशन है। इन तीनों में से कौन सा है, और वो आप बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग चेक करते हो। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपका डबल बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? सिंगल बॉन्ड में। इसका मतलब एडिशन है। अब एडिशन तो तीन तरीके का है आपका, कौन कौन सा? फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक। तो फ्री रेडिकल ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो कंडीशन है वो फ्री रेडिकल वाली आ ही नहीं रही इसके अंदर। बच गए दो, या तो इलेक्ट्रोफिलिक होगा या न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो आपको ये सोचना है कि जो सबस्ट्रेट है ना, उस सबस्ट्रेट के अंदर क्या है? तो ये जो सबस्ट्रेट है इसके पास है पाई इलेक्ट्रॉन, और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रिच सोर्स, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का एल्कीन है वो क्या है? रिच सोर्स है। तो इसका मतलब क्लियर है, इस पे अटैक करने वाली जो मेन स्पीशीज होगी ना वो कौन होगी? इलेक्ट्रोफाइल होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो एडिशन है वो कौन सा एडिशन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। तो अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ इस रिएक्शन के अंदर अटैकिंग स्पीशीज कौन है, तो आप क्या आंसर दोगे? इसके अंदर अटैकिंग स्पीशीज जो है मेन वो इलेक्ट्रोफाइल है। और इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। जुड़ रहा है क्या? Cl। तो इसका मतलब यहाँ पे एक Cl प्लस बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? Cl माइनस बनेगा। जो Cl पॉजिटिव होगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा और Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह। लेकिन इसका जो मेन होगा या आपको RDS में जो पार्टिसिपेट कर रहा होगा वो Cl प्लस होगा। तो इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे। क्लियर है? तो आपको आई थिंक ये बातें सारी समझ में आ रही होगी कि किस तरह से हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। इसी तरह मान लो अगर कोई आपके सामने ये रिएक्शन रख दे, सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप एल्कीन का क्या करते हो? हाइड्रेशन करते हो। ठीक है ना? अगर आप क्या करते हो? एल्कीन का हाइड्रेशन करते हो। तो एल्कीन का अगर आपने हाइड्रेशन किया, हाँ प्रियंशी कोई डाउट है आपका? पूछो बेटा। हाँ जी सर। सर ये जो पीछे वाली रिएक्शन है उसमें मतलब आपने बताया कि Cl पॉजिटिव है, हम्म। पर हमने देखा है कि Cl पॉजिटिव तो कभी बनता ही नहीं। हमने बिल्कुल देखा है कि Cl नेगेटिव होता है। तो बिल्कुल Cl बिल्कुल पॉजिटिव कैसे अटैक करेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, देखिए क्या होता है कि Cl पॉजिटिव नहीं बनता है ना, आपको लगता है, बट ऐसा नहीं होता है ना। Cl पॉजिटिव भी बनता है। क्या आपको ये मालूम है कि देखो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से बताऊँ तो आप देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो AlCl3 हमने लिया है ना, हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे? AlCl3। मैंने आपको कहा था कि आप AlCl3 यूज़ करते हो, इसका क्या रोल है? ठीक है, देखिए क्या होता है, Cl पॉजिटिव कैसे बना? देखो यहाँ पे क्या था आपका? कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, है ना। आपके पास क्या था? Cl2। Cl2 की स्ट्रक्चर होती है Cl और यहाँ पे Cl,
और इस Cl के पास जब आपका Cl जो होता है ना वो क्या बनाता है, ऐसे सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो उसके ऊपर 3 लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होंगे, 3 लोन पेयर होंगे। बिल्कुल सही बात है कि अपने मन में आता है कि यार Cl जो होगा ना वो नेगेटिव होता है। पहली बात तो नेगेटिव भी क्यों होता है, आप जरा सोचो नेगेटिव भी क्यों हुआ। भाई आप तो कहोगे सर देखो दोनों Cl है ना, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना सेम है। तो अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर अगर सेम है तो इसका मतलब तो इनमें होमोलाइटिक फिशन होना चाहिए था। एक इलेक्ट्रॉन एक Cl के पास जाना चाहिए था, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl के पास जाना चाहिए था, मतलब फ्री रेडिकल बनने चाहिए थे। क्लियर हुआ, अगर होमोलाइटिक फिशन होता तो फ्री रेडिकल बनते। ठीक है, तो फ्री रेडिकल क्यों नहीं बने, पहली बात। दूसरी बात, जनरली क्या होता है Cl पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो सर नेगेटिव क्यों नहीं आया। पहली बात का आंसर कि यहाँ पे फ्री रेडिकल क्यों नहीं बने, उसका आंसर समझिए, क्योंकि मैंने कहा कि फ्री रेडिकल बनाने के लिए हाई एनर्जी चाहिए होती है, जो कहाँ कहाँ से मिल सकती है, मैंने आपको 5 सोर्स बताए वहाँ से मिल सकती है। इस रिएक्शन में उन 5 सोर्स में से हम कुछ भी नहीं ले रहे, मतलब फ्री रेडिकल नहीं बनेंगे, यानी कि होमोलाइटिक फिशन नहीं होगा। अब बात आई हेट्रोलाइटिक फिशन। अब हेट्रोलाइटिक फिशन अगर हम करते हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक Cl के पास ही जाएंगे ना, या तो ये इस Cl के पास जाएंगे या इस Cl के पास जाएंगे। मान लो ये इस Cl के पास चले गए तो इस Cl पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और इस Cl के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि जो Cl पॉजिटिव क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ हेट्रोलाइटिक फिशन हो रहा है। अब ये हेट्रोलाइटिक फिशन करवा कौन रहा है, इसको करवा रहा है AlCl3। कैसे करवा रहा है देखिए, AlCl3 की अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो एक एल्यूमिनियम पे कितने Cl जुड़े हुए हैं, 3। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो जो एल्यूमिनियम है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इस एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5 6, यानी एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर एल्यूमिनियम को 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएं कहीं से, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं और से मिल जाए तो इसका एल्यूमिनियम का जो ऑक्टेट है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं उनको हम कहते हैं ल्यूइस एसिड। तो याद रखिएगा AlCl3 जहां पर भी यूज होता है रिएक्शंस में वो एज अ ल्यूइस एसिड यूज होता है। और वहां उसका क्या यूज होता है वो देखिए, ये इस Cl2 के मॉलिक्यूल को, जो अभी आपको नॉन पोलर दिख रहा है, नॉन पोलर क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ना वो सेंटर में रहेगा। लेकिन AlCl3 जैसे ही इस Cl2 के क्लोज आएगा, AlCl3 जैसे ही Cl2 मॉलिक्यूल के क्लोज आएगा तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, यार मुझे कहीं ना कहीं से ना इलेक्ट्रॉन खींचने हैं। क्लियर हो गया, ये Cl क्या चाहेगा, मुझे कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन खींचने हैं। तो जैसे ही AlCl3 Cl2 के क्लोज आएगा तो ये इसके लोन पेयर को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। जैसे ये Cl के इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, वैसे ही क्या होगा, ये वाला Cl, सपोज मैं इन दोनों Cl को ना नंबरिंग, इन दोनों Cl को नंबर दे देता हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ नंबरिंग ऐड कर देते हैं हम लोग, है ना, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये Cl है, मान लो Cl नंबर 1, और ये Cl आपके पास Cl नंबर 2। ठीक है, दोनों Cl को हमने नंबरिंग दे दी, ये Cl नंबर 1 है, ये Cl नंबर 2 है। अब मान लो एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, Cl नंबर 1 जो है आपका उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। तो जैसे ही Cl नंबर 1 के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा ना, तो ये जो Cl नंबर 1 है ना इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लग जाएगा। क्लियर हो गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लग जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है जो अभी तक नॉन पोलर था वो बॉन्ड क्या होना शुरू हो जाएगा, पोलर होना शुरू हो जाएगा। तो पोलर कैसे होगा, ये बॉन्ड टूटेगा ना। और इसके इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, अब जैसे ये Cl पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये चाहेगा यार मैं कहीं से इलेक्ट्रॉन खींच लूँ, तो ये वाला जो Cl है Cl नंबर 1, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। और जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो एक्चुअल में जो Cl2 है ना वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना वो किसके पास चले जाएंगे, Cl नंबर 1 के पास चले जाएंगे। जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन Cl नंबर 1 के पास जाएंगे, और तो ये वाला जो Cl है जिसके लोन पेयर को ये एल्यूमिनियम क्लोराइड खींच रहा था, ये वाला Cl इस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो आपको ये स्पीशीज मिल जाएगी। Al के साथ पहले आपके पास कितने Cl थे, 3, अब कितने Cl जुड़ जाएंगे, 4। ये फोर्थ वाला Cl कहाँ से आया, ये फोर्थ वाला Cl यहाँ से टूट के आया। अब ये आपका Cl नंबर 1 है, ये खुद तो आया ही आया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी खींच लाया।
तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने साथ खींच के ले आया और उन्हीं इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने इस एल्यूमिनियम को दिए थे, वो इस Cl एटम ने इस बॉन्ड को ब्रेक करके वो दोनों इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तो यानी स्टिल अभी भी इस Cl के ऊपर देखा जाए तो कितना है, ये देखिए है ना, 1 2 3 4 3 ही पेयर आएंगे ना। और ये जो आपका एल्यूमिनियम है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और ये वाली जो स्पीशीज है, ये वाला जो Cl टूटा है, ये जो Cl निकल गया, इस Cl के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो देखो आपकी रिएक्शन क्या बनी, AlCl3 प्लस Cl2 इज इक्वल टू AlCl4, और AlCl4 में Al के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव, और प्लस क्या बन गया, Cl प्लस। और ये Cl प्लस जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। यानी AlCl3 आप कहाँ यूज़ करते हो, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने होते हैं, करेक्ट। ये आगे आपको पता चलेगा। AlCl3 जो होता है आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में भी यूज़ करते हो, वहाँ पे भी इनका यही काम होता है। ये क्या काम करवाता है, Cl पॉजिटिव जनरेट करने का काम करता है, इस तरह से आपका जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसको पोलराइज करके। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, थैंक यू। ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारी जो मैकेनिज्म है ना, वो मैकेनिज्म क्या होगी, यहाँ पे भी स्टिल क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ भी, अगर आपसे कोई कहे एल्कीन की या एल्काइन की रिएक्शन ले लो, जैसे मान लो अगर कोई आपसे कहे भाई सर ये रिएक्शन आ रही है, भाई एल्कीन है, और हम एल्कीन का क्या करवा रहे हैं, हाइड्रेशन करवा रहे हैं। हाँ, एल्कीन का क्या करवा रहे हैं हम लोग, हाइड्रेशन करवा रहे हैं। मान लीजिए ना ये CH2 है, CH2, इसका मैंने हाइड्रेशन करवाया। तो हाइड्रेशन करवाया तो मैंने H2O से रिएक्शन करवा दी, डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में। कौन सी रिएक्शन हो, कौन सी मैकेनिज्म है, तो अब आप बिना देखे बता सकते हो भाई इसकी मैकेनिज्म कौन सी होने वाली है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म होने वाली है। यानी आज आप बैठ के NCERT ओपन करना, और NCERT ओपन करने के बाद एल्कीन और एल्काइन, उसकी मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखना, उसकी मैक्सिमम जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी उनकी मैकेनिज्म देखना। उनकी मैकेनिज्म क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही होगी। कुछ रिएक्शन जहाँ पे कोई पेरोक्साइड वगैरह यूज़ कर रखा होगा, वहाँ पे क्या होगी, फ्री रेडिकल एडिशन होगी। तो सबको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन समझ में आ गया, एज वेल एज आपको फ्री रेडिकल एडिशन समझ में आ गया। अब बात आती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहाँ होता है सर फिर, है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहाँ होगा, चलिए देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन केमिस्ट्री में कहाँ होता है। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया, पहली बात तो ये समझो कि कौन कौन से सबस्ट्रेट या कौन कौन सी फैमिलीज ऐसी हैं जो एडिशन रिएक्शन देती हैं। आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो, एल्कीन देती है, एल्काइन देती है, और कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं। एल्कीन, एल्काइन एंड कार्बोनिल कंपाउंड, ये 3 फैमिलीज ऐसी हैं आपके सिलेबस के अंदर जो एडिशन रिएक्शन देगी। अब उनमें से एल्कीन और एल्काइन ये तो रिच सोर्स है किसका, पाई इलेक्ट्रॉन का। तो ये रिच सोर्स है, तो फिर इन पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। यानी इनकी फेवरेट रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो फिर सर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसकी होती है, चलिए देखते हैं। अब तीसरा कौन बच गया, कार्बोनिल। अब कार्बोनिल में कौन कौन आ गया भाई, एल्डिहाइड आ गया, और कौन आ गया, कीटोन आ गया। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन आ गया। अब मान लो मैं यहाँ पे अटैक करवाऊँ, सपोज मैं किसका अटैक करवाता हूँ, लाइक HCN का अटैक करवाता हूँ। तो पहले तो हम प्रोडक्ट समझते हैं कि क्या बनेगा। देखो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे, किसकी साइड मूव कर जाएंगे, ऑक्सीजन की साइड। क्योंकि यहाँ पे अच्छा, पिछले पाई बॉन्ड में और इस पाई बॉन्ड में क्या फ़र्क है वो समझिए। लास्ट टाइम पे एल्कीन और एल्काइन के केस में जो हमने पाई बॉन्ड देखा था, वो पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में था। और कार्बन कार्बन के बीच में होने की वजह से क्या, कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना, वो लगभग सेंटर में रहता है। सेंटर में रहने का मतलब हो गया वो किसी एक कार्बन की साइड शिफ्टेड नहीं होता, वो दोनों कार्बन के सेंटर में रहता है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ऑब्वियसली ज़्यादा होती है। और ऑक्सीजन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो हमें समझ में आ रहा है कि ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना, ये शिफ्टेड रहेंगे, किसकी साइड शिफ्टेड रहेंगे, ऑक्सीजन की साइड। तो यानी O पे क्या चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो हमें कुछ कुछ प्रोडक्ट समझ में आ रहा है कि हम क्या बनाएंगे, इसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। हालांकि रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन में आपके 12th के एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि रटना नहीं है, रिएक्शन अपने आप प्रोडक्ट्स आप बना पाओगे अगर आपको समझ में आ रही है मैकेनिज्म्स तो। अब HCN को अगर आप ब्रेक करोगे, आयोनाइज करोगे, तो क्या बनेगा, एक H+ बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, Cn नेगेटिव बनेगा।
करेक्ट। अब प्लस को किस पे अटैक करवाना है, माइनस के साथ जोड़ना है, माइनस को प्लस के साथ जोड़ना है। सिंपली अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ, है ना, कोई मैकेनिज्म ना देखूँ, तो मुझे समझ में आएगा यार कार्बन था प्लस तो इस पे माइनस जाएगा, माइनस जाने का मतलब इस सी पे जुड़ गया CN, साइनाइड जुड़ गया। और ये जो मेरे पास ऑक्सीजन था माइनस था तो उस पे कौन जुड़ेगा, प्लस, प्लस कौन है H, तो यहाँ पे जुड़ गया H। तो प्रोडक्ट तो ये बन गया। तो प्रोडक्ट ये बन गया तो एक बात तो समझ में आ गई कि ये जो डबल बॉन्ड था ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब भाई एडिशन रिएक्शन तो सर यहाँ पे हुई है। अब बात आती है एडिशन में कौन सी हुई है सर, ये मतलब न्यूक्लियोफिलिक हुई है, इलेक्ट्रोफिलिक हुई है, या फ्री रेडिकल हुई है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया कि सबसे पहले फ्री रेडिकल्स को रूल आउट कीजिए कि क्या इसमें फ्री रेडिकल हो सकती है क्या। तो फ्री रेडिकल रूल आउट करना बहुत आसान होता है। देखो ना तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही, ना कोई परोक्साइड आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, जो 5 कंडीशन है वो लग नहीं रही, तो फ्री रेडिकल तो नहीं होगा सर यहाँ। इसका मतलब क्या होगा, या तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक होगी या फिर क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक होगी। तो फिर से वही बात आ गई जो मैंने आपको डिस्कस की थी कि सर देखिए यहाँ पे तो भाई H+ आ रहा है, H+ का मतलब हमें समझ में आ गया इलेक्ट्रोफाइल है। CN नेगेटिव आ रहा है मतलब फिर से वही बात आ गई कि ये न्यूक्लियोफाइल है। तो इसका मतलब तो, और जुड़ क्या रहे हैं, दोनों जुड़ रहे हैं। देखो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ गया और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ गया, तो हम इसको क्या कहें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहें या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहें। तो मेरा फिर से वही आंसर होगा जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। आपको ये देखना है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कौन पहले जुड़ा है, या आपको ये देखना है कि कौन सा स्टेप RDS है। इस चीज़ को समझने के लिए सिंपली आपको ये समझना है कौन फास्टर अटैक कर रहा है या कौन बेसिकली पहले अटैक कर रहा है, आपको ये चीज़ समझनी है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर देखो ये भी पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल ही पहले अटैक करेगा, तो ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। यानी कि जो एल्डिहाइड कीटोन में जो हम एडिशन देखते हैं वो किसके एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, समझिए, कार्बन कार्बन का जो पाई बॉन्ड था, कार्बन और कार्बन वाला जो पाई बॉन्ड था, इसके इलेक्ट्रॉन स्नैच आउट करना आसान था। इसके इलेक्ट्रॉन कोई भी लेके जा सकता था। क्यों लेके जा सकता था, उसका रीज़न क्या था, ये जो इलेक्ट्रॉन है इन पे ना तो ये कार्बन और ना ये कार्बन, दोनों में से किसी के भी, आप समझो किसी के भी इलेक्ट्रॉन क्लोज नहीं है, दोनों में से किसी भी कार्बन की न्यूक्लियस के क्लोज नहीं है। यानी आप ये समझ सकते हो ये लूजली हेल्ड है, क्योंकि दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, यहाँ पे बात करूं, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन तो पहले ही ऑक्सीजन लेके चला गया। आप जरा ध्यान से देखो मैंने क्या मेंशन किया है यहाँ पे मैंने पहले ही समझा दिया आपको। देखो ये इलेक्ट्रॉन कौन लेके जा रहा है, ऑक्सीजन ले गया। जब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने साइड ले गया तभी तो इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव। यानी ये एक तरह का इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आ गया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे ही यहाँ पे HCN अटैक करने की कोशिश करता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन को कौन लेके चला जाता है, ऑक्सीजन। अब जब आपकी अटैकिंग स्पीशीज इसके पास में आएगी, मतलब H+ और CN- जब इसके पास आएंगे तो इनको इलेक्ट्रॉन तो मिलेंगे ही नहीं ना। कहाँ है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो पहले ही ऑक्सीजन लेके चला गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन पहले ही ऑक्सीजन लेके चला गया तो कार्बन पे क्या डेवलप हो चुका है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका है। यानी कार्बन एक अच्छी खासी क्या बन चुकी है, न्यूक्लियस बन चुकी है। और न्यूक्लियस पे कौन अटैक करता होता है, न्यूक्लियस पे अटैक करता होता है न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब इसका जो RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, आप ये कह सकते हो, या इसका जो मेन स्टेप है वो क्या है, वो ये है कि न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर रहा है, क्योंकि कार्बन क्या बन चुका है, यहाँ पे न्यूक्लियस बन चुका है। क्लियर हुआ। इसलिए यहाँ पे CN नेगेटिव जो अटैक होगा ना वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है CN नेगेटिव का कार्बन पे अटैक करना। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन वाला जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारी रिएक्शन आती हैं। अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव के साथ हम करते हैं, जैसे अमोनिया से रिएक्शन कर रहे हो, आप कर रहे हो ना। तो अब क्या होगा, इसके दो पार्ट बनाते हैं हम। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, NH2 बनाते हैं और ये क्या बनाते हैं, हम H+ बनाते हैं, है ना, इस तरह से करके। और बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं भाई NH2 तो यहाँ जोड़ देंगे हम लोग, और H को कहाँ जोड़ देंगे, इस पे जोड़ देंगे। तो इसका मतलब अमोनिया जो है NH2 ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर। अभी मैंने आपको समझाया था ना कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक न्यूक्लियोफाइल होता है जो लोन पेयर वाला होता है, न्यूट्रल, और दूसरा होता है नेगेटिवली चार्ज वाला। तो NH3 जो है ना ये न्यूट्रल टाइप का न्यूक्लियोफाइल होता है, डायरेक्टली अटैक करता है, ये ऐसे आयोनाइज भी इवन
नहीं होता, ये डायरेक्टली अटैक करता है। कहाँ अटैक करता है? कार्बन पे, क्योंकि इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जा चुके होते हैं? ऑक्सीजन पे। तो ये NH3 डायरेक्टली अटैक करता है, यानी ये भी यहाँ पे नहीं बनते। बाद में जो H होता है वो माइग्रेट करता है, कहाँ पे? O पे माइग्रेट करता है, जब आप इसकी मैकेनिज्म देखो। तो अटैकिंग स्पीशीज कौन है? न्यूक्लियोफाइल। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है। तो इसका मतलब इन शॉर्ट हमें क्या समझ में आया कि जो एल्कीन वाला चैप्टर है और जो एल्काइन वाला चैप्टर है, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? जितनी मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टी आप देखोगे ना, वो मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टी है इनकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। दूसरा आ गया आपके पास कौन? कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर। तो एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर के अंदर देखिएगा, एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर के अंदर एक अलग से सेगमेंट और एक अलग से टेबल बनाकर दी हुई है, ठीक है। और वो टेबल क्या दिखाती है? उनकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को दिखाती है। तो अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को एलेबोरेट करके स्टडी करना है तो आपको क्या पढ़ना है? आपका एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर। क्लियर हो गया? और फ्री रेडिकल एडिशन तो कहाँ है? वो आपको एल्कीन में मिलेगा, जहाँ आप एंटी मार्कोनिकोव लगाते हैं, परोक्साइड लेते हैं, वो आपका फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। क्या आपको एडिशन रिएक्शन क्लियर हुआ सभी को? इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल, तीनों टाइप के एडिशन समझ में आ गया आप सबको? बताइए। यस सर। जी सर। ठीक है ना? इसके अलावा अगर आप पूछो कि सर इसके अलावा हमारे कौन से चैप्टर हैं जहाँ एडिशन है, इसके अलावा आपके कहीं पे भी एडिशन नहीं है, क्योंकि आप कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं पढ़ते जहाँ पे, कोई भी ऐसी फैमिली नहीं पढ़ते जहाँ मल्टीपल बॉन्ड आता है। ठीक है ना? आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है सर हम बेंजीन भी तो पढ़ते हैं। बिल्कुल बेंजीन हम पढ़ते हैं, लेकिन बेंजीन की जो फेवरेट रिएक्शन होती है ना, वो एडिशन नहीं होती, वो सब्सटीट्यूशन हुआ करती हैं। क्यों? वो भी समझाता हूँ। देखिए, अगर आप एडिशन रिएक्शन करोगे तो क्या होगा? ये जो डबल बॉन्ड है ना, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसे ही ये डबल बॉन्ड सारे के सारे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, तो ये जो बेंजीन, जिसको आप क्या कहते हो? एरोमेटिक है। ये कौन सा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड है। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? एलिसाइक्लिक कंपाउंड में। मतलब कहने का मतलब है, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी अगर आप एडिशन करवाओगे तो। और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए बेंजीन ये नहीं चाहता कि उसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो या उसकी स्टेबिलिटी कम हो। तो बेंजीन दिखाता है, ऐसी बात नहीं है, आप एडिशन रिएक्शन दिखाता है बट कम दिखाता है। यानी बेंजीन की जो फेवरेट रिएक्शन होती हैं वो क्या होती हैं? सब्स्टिट्यूशन होती हैं। वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इनमें क्या होता है? जो H होता है ना, वो निकल जाता है। अब जब H निकलेगा, क्लियर, H निकलेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन किसको देके जाएगा? कार्बन को। तो H जो निकलेगा ना, वो एज ए H+ निकलता है। और सब्स्टिट्यूशन का रूल होता है, अगर प्लस वाली स्पीशीज जाती है तो उसकी जगह आने वाली स्पीशीज भी कौन सी होती है? प्लस वाली ही होती है। तो आप इसको क्या नाम देते हो? मतलब दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जिन कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग होगा, वो सारे के सारे जो कंपाउंड है, लाइक फिनोल है ना, या फिर हम क्या कहते हैं, एनिल है,